नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति के चैप्टर वाइज हमने कवर करने की कोशिश करी, जिसमें 12 चैप्टर्स हैं और लगभग 2700 के आसपास वर्सेस हैं, छंद हैं या फिर श्लोक्स हैं। आज हम राजा के दायित्व और किंगशिप के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमें वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम पे एक बार समझना है कि वर्ण व्यवस्था को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मनुस्मृति, या फिर वर्ण व्यवस्था पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आगे हम देखेंगे, जो डिवाइन किंगशिप का आइडिया लेके आते हैं कि यानी जो राज्य है और जो किंग है वो उसका जो बैक पॉइंट है, या फिर जो उसको जो शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, उसको देवी ओरिजिन से मिल रही है। देवी मतलब देवी साधनों से उसको वो शक्ति मिल रही है कि वो शासन करे, यानी डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात करें। डिवाइन मतलब दिव्य। वो ये नहीं बात कर रही कि हाँ यहाँ पे लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिससे एक राजा चुना गया है। नहीं, राजा को क्या है, उसको अपॉइंट करा गया है, को गॉड के द्वारा या फिर जो ईश्वर है उसके द्वारा उसको अपॉइंट करा गया है और वो शासन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन मतलब दिव्य आधार पर ये बोला जाता है कि राजा शासन करेगा। वहीं पे अगर हम देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण सिस्टम है, उसके अंदर भी जो समाज होगा उसको भी 4 वर्गों में बांट दिया गया है। और इन 4 वर्गों को इसीलिए इन 4 वर्गों में बांटने का भी आधार क्या है, वो भी दिव्य आधार है। जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, छाती से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और फीट से शूद्र। तो ये भी एक तरह से ब्रह्मा के 4 शरीर के 4 पार्ट हैं। तो उसी से ये वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रची गई या फिर ली गई, और इसको भी क्या ठहराया गया, एक डिवाइन देवीय चेतना के स्वरूप में ठहराया गया। और ये बोला गया मनुस्मृति में कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अंदर ही अपना कार्य करे। इससे क्या होगा कि जो स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज है वो रहेगा, नॉलेज प्रिजर्व रहेगा। यहाँ पे देखिए, कंटेक्स्ट समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो कंटेक्स्ट है, जो मनुस्मृति का जो कंटेक्स्ट है, आज से लगभग 2600 साल पहले, जहाँ पे आपके पास क्या है, सोर्सेज नहीं है। क्या है, सोर्सेज नहीं है। किस चीज़ के लिए? नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए। यानी पेपर्स नहीं आए हुए हैं, इंटरनेट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जिससे आप नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो हम नेट पे डाल सकते हैं, PDF बना सकते हैं, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे है क्या, वर्ण को क्रिएट कर दिया गया, 4 वर्ण को। अब क्या है, इन वर्ण, ये जो कास्ट है, ये जो वर्ण है, इसी के अंदर नॉलेज भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कुम्हार है तो उसको जो जितना भी कुम्हार का जितना भी नॉलेज है वो उस कास्ट के अंदर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसे साधन नहीं है जिससे हम नॉलेज को प्रिजर्व कर सकते। तो कास्ट या वर्ण जो है वो नॉलेज को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया नॉलेज को प्रिजर्व करना, नॉलेज को बचाए रखना, ज्ञान को बचाए रखना। दूसरा हो गया नॉलेज को एक्सपेंड करना। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको समृद्ध करना। तो ज्ञान को समृद्ध कैसे करा जा सकता है? स्पेशलाइजेशन से। एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही आप हमेशा घूम रहे हैं, स्पेशलाइजेशन, एक चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करिए, तो जो वर्ण है, एक पर्टिकुलर वर्ण है, जैसे ब्राह्मण हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही अपना फोकस कर रखा है, जो है ज्ञान, लर्निंग। तो उससे क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है, दूसरा क्षत्रिय, तो इससे जो क्षत्रिय जो युद्ध नीति है उसके अंदर उत्कृष्टता प्राप्त होगी। तो दूसरा, ट्रेड में अगर कोई व्यक्ति ट्रेड में शामिल है और ट्रेड कर रहा है और वो बार बार कर रहा है, तो उसके अंदर फिर उत्कृष्टता या जो परफेक्शन है वो आएगा। सेम शूद्र का मतलब ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर। ये जो 3 वर्ण है इनको असिस्ट करना। ठीक है, असिस्ट करना इन टर्म्स ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर सारा काम अपना वो स्वयं करेगा तो उसके पास अपना जो नॉलेज क्रिएशन के लिए वो टाइम कम बचेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे विद्यार्थी जीवन में देखिए, विद्यार्थी जीवन में आप सब केवल पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके जो
डेली मर्रा के जो काम है, जो जो डेली के जो काम है वो माता पिता कर देते हैं। कपड़े हो गया तो वो कई बार माता पिता या मशीन में डाल देते हैं, जो भी है। तो आपके पास टाइम बचता है किसके लिए? नॉलेज के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सेम उसी तरीके की व्यवस्था थी, मगर यहाँ पे ये हमें ये समझना है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसका कोई संदर्भ है। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट है, ये नहीं कि ये अपने आप आया है। और ये किसी भी तरीके से ये नहीं है कि अगर कोई उच्च कुल में है, ब्राह्मण है, तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो बाकी के जो नीचे जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनको दबाए। नहीं, ये अपना काम करेगा, ये बाकी अपना अपना काम करेंगे। तो हर किसी की डिग्निटी है, ठीक है। और हम सब देखेंगे अगर वर्ण जो मनुस्मृति में है, तो ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ पायदान पे रखा गया है, क्योंकि वो नॉलेज को क्रिएट करने वाले हैं। और हर किसी समाज का, हर किसी समुदाय का जो नॉलेज जो क्रिएट करता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो हमेशा उच्च पायदान पे रखता है, ठीक है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो कुछ भी करे। ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी करे, वो अपने नॉलेज को क्रिएट करे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कई बार जो मनुस्मृति इस पर फोकस करती है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो, डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर व्यक्ति को अगर सारा काम एक व्यक्ति कर रहा है, या फिर हम क्लासेस में डिवाइड करके जो काम है उसको बांट दें, तो उससे क्या होगा कि जल्दी भी काम हो सकता है, एक सोसाइटी परफेक्ट तरीके से वर्क कर सकती है, ठीक है। अब देखिए वर्ण के अंदर शादी की व्यवस्था, देखिए वर्ण के अंदर शादी क्यों करना चाहिए था। देखिए आज तो हमारे पास मॉडर्न टाइम है, आज आप कुछ भी सीखना हो तो आप यूट्यूब से या फिर जो भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, बुक्स अवेलेबल हैं। पहले तो बुक्स नहीं थी ना, आज तो बुक अवेलेबल है। तो क्या है, आज आप कुछ भी सीख सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, सब चीज़ पढ़ सकते हैं बुक्स के माध्यम से, किताब के माध्यम से। मगर देखिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्षत्रिय कुल की जो महिला है, जो जिन्होंने अपना परिवार तो बचपन से ही क्षत्रिय कुल को देखा है, तो उनका जो शादी होगा जो क्षत्रिय कुल में होगा, तो वो जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगी चीज़ों को। तो इसलिए ज़्यादातर ये जो व्यवस्था आएगी नहीं, कुल के अंदर या फिर वर्ण के अंदर ही शादी होगा, तो ये व्यवस्था इसलिए थी कि उसको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो जानती है जो क्षत्रिय जो कुल है, जो क्षत्रिय जो वर्ण है, उसकी आदतें, उनका व्यवहार सब तरीके से जानती है। अब वो किसी और समुदाय में जाएगी, जैसे वैश्य में जाएगी, तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। मगर आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में ये थ्योरी वर्क नहीं करता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो सारा कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो सब एक ही तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम का था जहाँ पे नॉलेज सीमित था, बहुत सारी सीमितताएँ थी। तो यहाँ पे हम यही कह सकते थे, मनु बिलीव्स इन चतुर्वर्णा थ्योरी, ठीक है। जो चतुर्वर्ण है, जो 4 वर्ण है, उस थ्योरी पे वो विश्वास रखते हैं, आप बिलीव करते हैं। और इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है डिविनिटी, कि जो ब्रह्मा के जो एग्जाम्पल लेते हैं कि मुख से, छाती से, जांग से, फीट से, उसका वो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मनुस्मृति thus acknowledges and justifies the caste system as essential for order and stability of the society। देखिए एक ऑर्डर क्रिएट करना मतलब एक सोशल ऑर्डर, एक कानून व्यवस्था बनी रहे, और दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इन दोनों को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें ये चतुर्वर्ण सिद्धांत की जरूरत है, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। अब जब हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर लिया, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है राज्य की उत्पत्ति। अब देखिए मनु का जितना भी आधार है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मनुस्मृति को भी देखें, तो मनुस्मृति, मनु ये बोलते हैं कि ये ब्रह्मा के द्वारा मुझे प्रदान करा गया और मैं भृगु को प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है, भृगु ऋषि को। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। देखिए राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, वो ये मान के चलते हैं कि एक मत्स्य न्याय वाली स्थिति थी, मत्स्य न्याय वाली स्थिति थी। इससे बचने, मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ द जंगल या फिर लॉ ऑफ द ओशन, कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और वही उसके लिए न्याय है। तो उस स्थिति से बचने के लिए जो एकदम केओस की स्थिति थी, हर कोई माइट इज़ राइट में,
जो ताकतवर था वो जो निम्न लोगों या छोटे लोगों को या फिर कमज़ोर लोगों को ख़त्म कर देता। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करी गई, राजा की ज़रूरत को महसूस करा गया। जैसे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक स्थिति में प्रकृति की स्थिति में, अवस्था में और अव्यवस्था, ठीक है, और अराजकता थी, क्योंकि मानव आचरण नियंत्रित करने वाली कोई इकाई नहीं थी। मानव का जो आचरण है, जो मानव को कंट्रोल करना है, ह्यूमन को कंट्रोल करने वाली कोई एजेंसी नहीं थी, ठीक है। इसीलिए ये जो टाइम था जहाँ पे कोई एजेंसी नहीं थी। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे कोई भी कुछ कर रहा है तो किसी को कोई दंड नहीं मिलेगा, तो अराजकता फैल जाएगी एक तरीके से। तो ऐसी व्यवस्था थी जिसको डार्क एज करा गया, डार्क एज बोला गया ह्यूमन हिस्ट्री में। और उसके बाद सबने जो लोग हैं उन्होंने ब्रह्मा से गुहार लगाई कि इस अवस्था से राहत मिले, या फिर तो ब्रह्मा ने क्या एक किंग प्रोवाइड कराया जिसको मनु कह सकते हैं, या फिर एक किंग आया जिसने एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी क्रिएट कर, ठीक है। तो इस तरीके से डिविनिटी का आधार लेते हैं, या दिव्य चेतना का आधार लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के लिए। यहाँ पे ये हॉब्स लॉ रूसो की तरह नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस टर्म्स में होता है कि अगर राजा हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराएगा, हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अगर हमारी सिक्योर करेगा या फिर प्रोटेक्ट करेगा हमारी लाइफ को, तो हम राजा को उसके बदले हम अपना अनाज या फिर पशुधन में से कुछ देंगे, ठीक है। और आगे हम देखें तो मनु ये बिलीव करता है कि राज्य का जो उत्पत्ति है ना, केवल और केवल इकोनॉमिक कंसिडरेशन में नहीं है। मतलब केवल राज्य की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई है कि आर्थिक विकास करने के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास करने के लिए नहीं हुई है या कल्याण करने के लिए नहीं हुई है। उसकी जो उत्पत्ति हुई है राज्य की, वो इसलिए हुई है कि जो मानव के अंदर जितनी भी जो इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं, जो बुरी चेतनाएं हैं, या जो बुरे इरादे हैं, या फिर जो बुरा विचार है और जो उसके बुरे कर्म हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो इस तरीके से मनुस्मृति बताती है। हमने देखा राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से एक डिवाइन ओरिजिन के स्वरूप में हुई है मत्स्य न्याय से बचने के लिए। दूसरा है किंगशिप। किंगशिप कैसे आया? तो मनु इसके लिए भी वो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप की बात करते हैं कि जो देवता हैं, जो गॉड्स हैं, उन्होंने किंग्स को क्रिएट करा, उनको बनाया या उनको भेजा स्वर्ग से, ठीक है, किसके लिए? टू सर्व द पीपल ऑफ देयर रीजन, कि जो जहाँ के लोग हैं वहाँ के अपने नागरिकों को सुरक्षा करे, सेवा प्रदान करे इत्यादि के लिए। ये जो पहला सिद्धांत है किंगशिप का, हम ये देखते हैं कि जो गॉड्स हैं, जो भगवान है, जो देवता हैं, वो किंग्स को नॉमिनेट करने, ठीक है। तो किंग के जो राजा है उसके पास अथॉरिटी या फिर शक्ति कहाँ से आ रही है? जो पावर है वो कहाँ से आ रही है? वो कहाँ से आ रही है? गॉड्स से आ रही है, ठीक है, ना कि जनता से आ रही है। यहाँ पे देखिए ये जो एंशिएंट में क्या समझ में आ रहा है कि जनता से राजा को शक्ति नहीं प्राप्त हो रही, कहाँ से मिल रही है? गॉड से आ रही है। मगर हम देखेंगे आज के जो टाइम में, अगर देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र में, तो हम देखते हैं क्या, जो जनता के द्वारा शक्ति प्राप्त हो रही है राजा को, ठीक है। राजा को कहाँ से हो रही है? जनता के द्वारा। उसको वोट डालती है तो वो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनते हैं, या एमपीज बनते हैं, या मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम ही अलग है कि उसको जो शक्ति राजा को प्राप्त हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? गॉड से मिल रही है। अब देखिए दूसरा, अगर हम देखें कि देखिए जो राजा है वो जरूरी है कि वो मानव स्वरूप में ही होगा, मानव समाज में, तो ठीक है। तो उसके अंदर जो गुण होंगे वो भगवान के जैसे होंगे, अच्छे गुण होंगे। आगे हम देखिए जो मनु यही बात करते हैं आगे कि जो अच्छे गुण होंगे, जो क्वालिटीज़ होगी वो राजा की कहाँ से होगी? वो भी डिविनिटी की वाली क्वालिटी होगी। जैसे इंद्र की क्वालिटी होगी, वायु की क्वालिटी होगी, यम की क्वालिटी होगी, रवि की, अग्नि की, चंद्र की इत्यादि की। तो ये जो राजा के अंदर जो क्वालिटी होंगी या फिर जो गुण होंगे वो किसके होंगे? देवताओं के गुण होंगे। आगे हम देखें दिस डिवाइन क्रिएशन ऑफ द किंग वॉज इंटेंडेड
टू फोस्टर सोशल हार्मनी, पीस एंड ओवरऑल वेलफेयर इन द सोसाइटी। राजा की इस दिव्य रचना का उद्देश्य, जो राजा है, ये जो दिव्य, जो उसको चेतना मिली है राज्य करने की, का उद्देश्य क्या है? समाज में सामाजिक सद्भाव, शांति और समग्र कल्याण या विकास को बढ़ावा देना था। जो ये जो डिविनिटी जो मिली है ना, जो आधार हम दे रहे हैं, ये जो आधार की डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, वो इसके लिए दे रहे हैं, ना कि ये नहीं है कि राजा को ये राज्य मिल गया तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो निरंकुश बन जाए, अपने प्रजा को सताए, तंग करे, ये नहीं है। उसको केवल इस कार्य के लिए ये शक्ति मिली है। समाज में सामाजिक सद्भाव बढ़े, शांति स्थापित करे, समग्र कल्याण को बढ़ावा दे। देखिए यहाँ पे समग्र कल्याण का मतलब ये है कि जितने भी वर्ण हैं, ये नहीं है कि एक ही वर्ण का विकास करना, नहीं, सभी का। ठीक है। अब देखिए राजा के कर्तव्य एवं कृत्य, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द किंग। किंग के फंक्शन को आगे हम करेंगे, क्या मेन फंक्शन है। कर्तव्य क्या है? देखिए सबसे पहला जो कर्तव्य वो क्या है कि अब एक ऐसी राज्य का निर्माण करना जिसमें क्या हो, लोग अच्छे हों, मतलब संत की तरह हों लोग। ठीक है। दूसरा क्या हो, वहाँ की जो प्रजा है उसकी जो हेल्थ है वो अच्छा हो। अबेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, जो अबेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे जो कृषि है, खाद्यान्न की किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो व्यवहार होगा वो पोलाइट होगा, जितने भी नागरिक हैं वो विनम्र होंगे और फियरलेस सिटीजन्स होंगे, कि अगर उसे राजा के ऊपर भी क्वेश्चन करना है तो उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं करना होगा। ठीक है। वाणिज्य रूप से संपन्न होगा, कृषि संपन्न होगी, तो एक ये अच्छे किंगडम की ये निशानी है। ठीक है। तो राजा की ड्यूटी भी क्या होती है? जो प्राइमरी ड्यूटी यही होती है कि जो जितने भी वर्चुअस लोग हैं, जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करे, उनको प्रोटेक्ट करे, और जितने भी गलत कार्य करने वाले हैं उनको पनिश करे। ठीक है। तो राजा का मेन कर्तव्य ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो राजा है, जो सुप्रीम ड्यूटी और क्या हो गया, जो असहाय लोग हैं समाज के, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो वनरेबल हैं उनको उनकी मदद करना। जितने भी असहाय लोग हैं, जैसे जो अनाथ हो गए या फिर जो विधवा हो गई, इन सबको सहायता प्रदान करना या फिर उसकी रक्षा करनी। आगे हम देखिए जो मनु ने 5 तरीके के फंक्शंस को बताया है। उससे पहले हम एक चीज़ ये कर लेते हैं कि देखिए मनु भी ना राज्य के सप्तांग सिद्धांत पे बिलीव करता है। 7 प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो 7 सिद्धांत है इसमें वो विश्वास रखते हैं। सबसे पहला क्या है? स्वामी है, स्वामी। दूसरा क्या है? जनपद, जिसको बोल सकते हैं टेरिटरी एंड पीपल। ठीक है। उसके बाद है दुर्ग। ठीक है। उसके बाद है कोश। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद है कोश, ट्रेजरी। उसके बाद है दंड। उसके बाद है मित्र। ठीक है। तो इन 7 सिद्धांतों पे वह विश्वास रखता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, पे एक रह गया इधर अमात्य। ठीक है। तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो ये 7 सिद्धांतों की संकल्पना मनुस्मृति भी करती है, जिसको कौटिल्य ने भी यूज़ कराई। ध्यान रखिए, कौटिल्य भी यही से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे जो राजा के गुण के बारे में बात कर रहे थे, वो हाई मोरल होना चाहिए, वो सभी चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ईश्वर के समान उसके गुण होने चाहिए, देवताओं वाले गुण होने चाहिए। ठीक है। न्याय करे तो निष्पक्ष होकर करे। तो ऐसे राजा की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके फंक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो राजा के जो
कर्तव्य हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो मेजरली 5 इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं। सबसे पहला है दंड नीति, ठीक है, दंडित करना, ठीक है। दूसरा है कर लगाना, ठीक है। तीसरा है जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। चौथा है इंटर स्टेट रिलेशन। पांचवा है मोरालिटी एंड रिलीजन। आगे हम देखें तो मनु के अनुसार क्या है, राजा के जो महत्वपूर्ण जो कार्य या भूमिका वो क्या है, दंड देना, पनिश करना लोगों को, ठीक है। दूसरा क्या है, उसी और जो अपने लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्टिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड उसके बदले में, इन सब के बदले में उसको खाद्यान्न प्राप्त करना, ठीक है। एक मैरिज पार्टनर उसको इसी स्वरूप में उसे मिलना, ठीक है, इत्यादि। आगे हम देखें जो किंग जो है वो क्या सबसे पहले क्या करेगा, जो कास्ट, जो वर्ण का जो हार्मनी है, कि जो वर्ण व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, क्योंकि देखिए करप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो इस तरीके से मनु प्रभाषित करते हैं कि जैसे एक मछली है ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर में, तो वो मछली कब पानी पीती है कब नहीं पीती है वो पता नहीं चलता। तो सेम करप्शन भी राज्य के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे इसको समझें, कैसे इससे हम लड़ें। तो करप्शन से लड़ना। उसके बाद क्या है, जो सोशल लाइफ को रेगुलेट करना, जो सामाजिक जीवन है उसको रेगुलेट करना, ये नियंत्रित करना, सभी के लिए सेफ्टी इंश्योर करना, ठीक है। अपहोल्ड लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना। प्रिवेंट रॉबरी, किसी प्रकार की रॉबरी ना हो, चोरी ना हो, चोरी चकारी ना हो। दूसरा प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करनी है। रिवॉर्डिंग डिजर्विंग इंडिविजुअल, जो अच्छे व्यवहार है, जो धार्मिक लोग हैं, जो उच्च मॉरल के लोग हैं, तो उनको रिवॉर्ड्स देना, उनको सम्मानित करना। वस्तुओं की प्राइस को कंट्रोल करना, ठीक है। प्रिवेंट फूड अल्ट्रेशन, तो जो फूड में जो अडल्ट्रेशन है, मतलब जो मिलावटें हैं, उसको ठीक करना या फिर नहीं होने देना, ठीक है। जो वेट है, जो नाप तोल पूरा हो। तो देखिए एक तरह से समग्र रूप से राजा की कार्य, हर पक्ष में जो जीवन के, तो राजा का कर्तव्य है कि उन सब चीज़ों को इंश्योर करना। अब अगर हम देखिए दंड नीति को जैसे सबसे पहले पे रखा गया, देखिए जो जितना भी एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, दंड नीति उसमें सबसे प्रभावपूर्ण है। जैसे कौटिल्य भी इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉज हैं, ठीक है, लॉज गवर्निंग पनिशमेंट फॉर क्राइम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, कि देखिए जो दंड नीति है वो किसके लिए ज़रूरी है, एक तरीके से अपने गवर्नेंस के लिए, कानून को क्रियान्वित करने के लिए दंड नीति की आवश्यकता है। स्टेट जो प्रशासन है सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ पे देखिए जो दंड नीति का जो आधार लेते हैं मनुस्मृति या मनु, वो ये बोलते हैं कि जो मानव का जो व्यवहार है वो क्या है, इनहेरेंटली करप्ट है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से क्या है, करप्ट है। एंड ही बिलीव्स दैट पनिशमेंट वॉज एसेंशियल टू डिसिप्लिन, कि वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है, जो कि भ्रष्ट है वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, तो हमें दंड का सहारा लेकर इनको अनुशासित किया जा सकता है, या फिर दंड एक माध्यम बन सकता है जिससे मानव का जो व्यवहार है उसे ठीक किया जा सकता है, या फिर सुचारू किया जा सकता है, या उसे अनुशासित किया जा सकता है। आगे देखिए मनुस्मृति जो दंड नीति को 4 तरीके से दिखाती है: आग्रह, प्रायश्चित, व्यवहार, राजधर्म, ठीक है। तो ये सारे लीगल प्रोसीजर्स को बताते हैं कि किस तरीके से हमें दंड देना है, क्या आग्रह करना है, प्रायश्चित का है, व्यवहार का है, या राजधर्म का, ठीक है। तो ये जो 4 व्यवस्था है, ये जो 4 खंड है, इसके अंदर वो दंड नीति को समाहित करती है। आगे हम देखें जो मनु है वो ये बात करते हैं कि जो किंग है मस्ट पोजेस नॉलेज बोथ धर्मा एंड दंडा। देखिए जो किंग है उसको दोनों को ज्ञान होना चाहिए, धर्म का और दंड का। देखिए धर्म और दंड दोनों जरूरी है, जैसे कौटिल्य भी बात करते हैं, ठीक है। किसके लिए? मेंटेन ऑर्डर,
जो समाज व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, एंड इम्पोज पेनल्टीज दोज हु वायलेट धर्म, कि जो धर्म का पालन नहीं करते, जो अधर्म करते हो, उनको दंडित किया जाने के लिए। तो जो किंग है उसको दोनों को ज्ञान होना चाहिए, धर्म और दंड का। आगे हम देखें जो दंड है उसको मनु किस स्वरूप में देखते हैं कि इससे जो जितने भी है ना लोग हैं, जो जनता है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि जो धर्म का जो दंड है ना, वो क्या होता है, जो क्रिमिनल टेंडेंसी है, जो बुरी चेतनाएं होती है मानव के अंदर, उसको कम करता है। जो डर है उससे व्यक्ति व्यवस्थित रहता है। तो दंड एक साधन के रूप में मनु ने प्रयोग करा है। क्या होगा, दंड एक क्रूशियल रोल इसलिए प्ले करता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जो आश्रम की व्यवस्था है वो बनी रहे और सुचारू रूप से समाज चलता रहे। अब देखिए जो मनु है ना, जितने भी अपराधी हैं उन पे वो क्या कहते हैं कि असीमित अधिकार है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, किसी भी स्थिति में हो, कोई किसी का भी संबंधी हो, सबको सजा देने का अधिकार है। तो मनु ये अपराधियों के संदर्भ में एकदम असीमित है। राजा उसे किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, यानी उसकी सजा के अनुसार, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, ये जो दंड देने की ही से ही क्या होगा, समाज का कल्याण होगा, या फिर अगर नहीं देगा तो समाज में जो मानवता है, जो जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा या उसका डाउनफॉल हो जाएगा। तो दंड एक महत्वपूर्ण कार्य है राजा का। अब देखिए जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है टैक्सेशन। टैक्स, देखिए राज्य को चलाने के लिए रुपए और पैसे की जरूरत होती है, तो टैक्स जरूरी है राजा के कार्य, राजा किसी भी राज्य के लिए। तो मनु ने भी टैक्स का प्रावधान करा है कि राजा टैक्स लगा सकता है। ठीक है, वो किस स्वरूप में टैक्स लगाएगा, ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस स्वरूप में लगाएगा। कि देखिए जब वो राजा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कुछ भी हिस्सा जो है वो राजा को मिलना चाहिए, जितना भी उत्पादकता है या फिर ज़मीन है। और इसी से हम ये देखते हैं कि ये राजा की क्या है, ये वेजेस है। अगर राजा ये सब कार्य कर रहा है कि व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, दंड दे रहा है और अच्छी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको वेज के स्वरूप में हमें उसका टैक्स देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफाइड करा है कि कहाँ से कलेक्ट करा जाएगा, लैंड से टैक्स कलेक्ट करा जाएगा, और जो कैटल हैं, जितने भी मवेशियाँ, उन पे कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो टैक्स रेट है वो फिक्स्ड रखा था, जैसे नॉट लेस देन 25% फॉर लैंड, जो लैंड से 25% और 20% फॉर कैटल। ठीक है, और उन्होंने ये एडवाइस दिया कि जितना भी उत्पादकता होगी, तो उसमें से 1/6 भाग, ठीक है, वो उसे प्राप्त होगा, ठीक है, फसलों का, और 1/12 हिस्सा कॉमर्स का, जो वाणिज्य का हक प्राप्त करने का हकदार है वो। ठीक है, 12वां हिस्सा वो कॉमर्स से, जैसे कोई ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 12वां हिस्सा प्राप्त करने का वो है अधिकारी होगा। यहाँ पे मनु ये भी बताने की कोशिश कर रही कि यदि हम राजा ज़्यादा टैक्स लगाएगा और अपने राज्य की वेल्थ को बढ़ाने के लिए टैक्स का प्रयोग करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, लोगों का सम्मान कम होगा राजा के प्रति। तो जो टैक्स का जो कर का जो स्तर होगा वो बहुत रीजनेबल होगा, जितना लोग दे सके। जो तीसरा कार्य है राजा का, ये फंक्शन ऑफ अ किंग है, वो है जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम। देखिए मनु यहाँ पे देखिए सबसे प्राचीन भारतीय थिंकरों में से है जो न्याय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि जो न्याय है वो किससे कनेक्ट है, धर्म से जुड़ा हुआ है। कि अगर न्याय नहीं होगा समाज में तो समाज परस्पर या फिर समृद्ध नहीं हो सकता है। तो जो मनु का जो मानना है वो क्या है, एक अच्छे शासक को, एक अच्छे राजा को जरूरतमंद लोगों के लिए त्वरित और किफ़ायती न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, कि जल्दी न्याय हो और किफ़ायती हो, कि उसके लिए इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना हो पड़ेगा, बहुत किफ़ायती स्वरूप में हो न्याय।
आज के टाइम पे देखोगे, मॉडर्न टाइम में तो आपको एक अच्छा लॉयर करना पड़ता है, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो वो किफ़ायत नहीं है आज के टाइम में। तो जो मनु जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि स्विफ्ट एंड अफोर्डेबल, ठीक है। आगे हम देखिए मनुज आइडिया ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड टू स्टैब्लिश ऑर्डर एंड जस्टिस, ठीक है। जो मनु बोलते हैं समाज संगठन पर मनु के विचार का उद्देश्य क्या है, न्याय स्थापित करना है, व्यवस्था और न्याय स्थापित करना है। आगे हम देखिए जो मनु बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, वो किस बेसिस पे होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज है वो क्या है, उसकी कैरेक्टर और एक्सपीरियंस के आधार पे होना चाहिए। और जो जजेस हैं उनका जो डिसीजन हुआ वो किस में रूटेड हुआ, इक्विटी में होगा। और दूसरा क्या होगा कि वो जो डाइवर्स जो कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, जो सोशल प्रैक्टिस है, उन सबको बोध होगा। तो इक्विटी एंड डाइवर्सिटी दोनों सिद्धांतों में उनका जो फैसला बनेगा, वो दोनों सिद्धांतों को आगे रखकर फैसला बनाया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है कि जो देखिए मनु डिड नॉट सपोर्ट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल क्लासेस। देखिए ऑल कास्टेस, सॉरी, जो वर्ण है, इधर कास्ट की जगह आप वर्ण भी यूज कर सकते, कि मनु ये बात नहीं करते कि सभी वर्ण के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। देखिए नो डाउट ब्राह्मण को वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और उच्च स्थान पर रखते हैं। मनु ने न्याय को धर्म से जोड़ा, इस बात पर जोर दिया कि इससे धार्मिकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। जो न्याय है वो किसके आधार पे होना चाहिए, धार्मिकता के अनुसार, ठीक है, राइचियसनेस, अकॉर्डेंस विथ राइचियसनेस। और यहाँ पे ये समझना है कि जो मनु जो जिस प्रकार की दंड व्यवस्था की बात या जस्टिस देने की बात कर रहे हैं, कि उसका अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि सुधारवादी होना चाहिए, ना कि प्रतिशोध लेने वाला होना चाहिए। देखिए बदला लेना और न्याय करना अलग अलग है, ठीक है, न्याय करना अलग है, बदला लेना अलग है। तो यहाँ पे जो सुधारवादी दृष्टिकोण की वो बात करते हैं कि न्याय करने का मतलब यही है कि उस व्यक्ति को सुधारा जाए या सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो न्याय अधिकारी हैं उनके द्वारा। अब देखिए जो न्याय व्यवस्था है उसको मनु ने किस तरह, देखिए मनु ने इस तरीके की व्यवस्था बोली गई है कि जो न्याय व्यवस्था है वो किसको, ब्राह्मण्स को देती है, जो लर्नेड ब्राह्मण है उनको। और ये बोला है कि जो मनु डिस्क्राइब करते हैं जो ये जो कोर्ट है वो किस तरीके का है, जैसे ब्रह्मा के 4 मुख है उसी तरीके से ये कोर्ट होंगे, जिसमें से क्या होगा, जो बाकी ब्राह्मण होंगे वो क्या होंगे, वो तीनों वेदाओं में, या फिर जो 3 जो ब्राह्मण है वो वेद में एकदम उत्कृष्ट होंगे। और उसके बाद एक व्यक्ति जो राजा उसे अपॉइंट करेगा जो उन सबको प्रिसाइज करेगा या फिर उन सबको मैनेज करेगा। तो 4 लोगों का एक समूह होता था ये कोर्ट, जैसे ब्रह्मा के 4 मुख है, जिसमें से 3 व्यक्ति तीनों वेदाओं की ज्ञाता होंगे और एक व्यक्ति राजा के द्वारा अपॉइंट करा गया है। तो वो जाके, और शुरू में कई बार ये संकल्पना देखी जाती है कि शुरू में 3 ही वेद थे, बाद में 4था वेद आया, शुरू में ही कितने वेद थे, 3 ही वेद थे। तो इस तरीके की व्यवस्था थी, जूरी सिस्टम था। और हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में भी ऐसा ही होता था कि 3 से 5 लोगों का एक समूह होता था, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता था, वो अपना फैसला लेता था। और ये जो चीफ जस्टिस है ये व्यक्ति अपने आप में कोई फैसला नहीं ले रहा, ये जितने भी जो बाकी ब्राह्मण्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस सभा के या कोर्ट के, उसके बाद जो लॉ क्या कहता है उसके अनुसार, उस हिसाब से ये जो चीफ जस्टिस है जो राजा के द्वारा नियुक्त कराया गया है, ये फैसला देता था। कि अगर राजा खुद अगर ये चाहे कि मैं खुद ही जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व करूं, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला, अगर राजा खुद स्वयं न्यायाधिकारी बनता है या न्यायाधीश बनता है, तो उसके अंदर सबसे पहला गुण ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, उसके बाद विजडम होना चाहिए एंड अ बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्च्यूज, सद्गुणों का एक नियमित और संतुलन साझा समावेश होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए, ये सभी शामिल होने चाहिए उसकी क्वालिटीज़ में या क्वालिफिकेशंस में। तो यहाँ पे देखते हैं हम न्यायिक प्रशासक के रूप में सेवा करने की योग्यताओं में सत्यता,
ज्ञान, सद्गुण, आनंद, धन की संतुलित समझ शामिल है। ठीक है, इन सब के बारे में उसे इन समझ होनी चाहिए, एक साझा ज्ञान होना चाहिए इत्यादि। मनु यहाँ पे एक बात की ओर हमारा ध्यान लेके जाते हैं कि देखिए, जो मनु ये बोलते हैं कि न्यायिक प्रशासन को कमजोर दिमाग वाले राजा को नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने जो क्वालिटीज़ देखी, जो समझ देखी पिछली स्लाइड में, कि जो राजा क्या हो, बहुत सारे विषयों का ज्ञाता हो, बहुत सारी चीज़ों पे उसका कंट्रोल हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल हो, तभी राजा को ये न्याय प्रशासन सौंपा जाना चाहिए। अन्यथा किसी और को जो इस फील्ड में या फिर जो इस विभाग में ज्ञाता है उसको दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे कोर्ट्स के जिक्र देखते हैं जो आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जैसे जो न्याय व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। एक केंद्रीय कोर्ट होगा, फिर उसके बाद सब कोर्ट्स होंगे, फिर उसके बाद सब कोर्ट। तो इस तरीके की व्यवस्था हमें पाई जाती है मनुस्मृति के अंदर भी। तो एक कोर्ट आपका राजधानी में हो गया और बाकी राजधानी के बाहर के कोर्ट। तो ये जो बाकी के जो सब कोर्ट्स है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसके अंदर जो राजा है एक रॉयल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा और वो बाकी के जितने भी निचली अदालतें हैं उनका कार्य देखेगा और राजा को सूचित करेगा। आगे हम एक महत्वपूर्ण कार्य और देखते हैं कि राजा का जो दायित्व है वो इंटर स्टेट रिलेशन, मतलब अपने पड़ोसी देश से किस प्रकार से संबंध रखना है, कब उसे युद्ध करना है, कब उसे शांति के लिए जाना है। तो मनु ने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। तो देखिए, मनु वॉर को एकदम लास्ट में मानते हैं। जो युद्ध है वो क्या है, सबसे अंतिम की क्रिया है। या युद्ध तभी जायज़ है या तो आपके पास आपके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक हो जाए, तब आपको युद्ध के लिए जाना है, नहीं तो आपको युद्ध के लिए हमेशा लास्ट में जाना है। ठीक है, तो वो बात करते हैं चतुर्थ उपाय की बात करते हैं। जो मनु है वो चतुर्थ उपाय की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आता है चतुर्थ उपाय में कंसिलिएशन, ठीक है, डिसेंशन, ब्रेवरी, फोर्स, जिसमें क्या है, पहले सुलह की बात करेंगे, असहमति होगी, रिश्वतखोरी या फिर उसे खरीद लेना या फिर बल शामिल है। तो ये 4 तरीके के उपाय की बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो यहीं पे जो मनुस्मृति है वो राजा की जो इंटर स्टेट संबंध में किस तरीके से तुलना करती है कि जैसे एक माली होता है जो पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए जो अन्य प्लांट्स जो होते हैं जो उस पेड़ पौधे को नुकसान देते हैं तो उसको हटाता रहता है। तो सेम राजा को भी निरंतर इस कार्य में लगे रहना चाहिए, अपनी प्रजा को बचाए रखने के लिए या फिर अपने राज्य को बचाए रखने के लिए इन पॉलिसीज़ का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और जो युद्ध है वो अंतिम साधन है। ठीक है, उससे पहले क्या है, चतुर्थ उपाय हम बातचीत करेंगे, सुलह करेंगे, फिर उसके बाद असहमति होगी या फिर हम उसे दाम या दंड ब्राइवरी देंगे या रिश्वतखोरी होगी, उसके बाद में लास्ट में बल, फोर्स। ठीक है, देखिए मनु के अंदर भी हमें ये जो मंडला थ्योरी का जो कंसेप्ट है, मंडला थ्योरी देखिए कौटिल्य के अंदर भी आता है। जैसे मंडल थ्योरी या मंडल सिद्धांत का ये है कि जैसे जो राज्य है उसकी जो निकटवर्ती राज्य है ये दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, और इस जो हमारे दुश्मन का जो बगल का राज्य है वो हमारा दोस्त हो जाएगा, तो ये फ्रेंड हो जाएगा, ये एनिमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कंसेप्ट की बात मनु ने भी करी है। मनु ने भी 6 प्रकार की विदेश नीतियों की बात करी गई है, या 6 तरीके से हम विदेश नीति को संचालित कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, पीस, शांति। दूसरा है वार या विग्रह, या फिर अटैकिंग द इंडियन एनिमी, या न न्यूट्रलिटी, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम पावरफुल, संशय, किसी के आश्रय में चले जाना, और द्वैधी भाव मतलब डुअल पॉलिटी। एक टाइम पे आप किसी के साथ संशय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी से वॉर कर रहे हैं। तो ये 6 नीतियों का अनुसरण कौटिल्य ने भी करा है, और ये सबसे पहले हमें रेफरेंस मनु के अंदर मिलता है। सबसे पहला क्या है, संधि, विग्रह, यान, दासन, संशय और द्वैधी भाव।
अंतिम जो कार्य है राजा का वो क्या है, धर्म और नैतिकता को बनाए रखना। देखिए हम जितना भी एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो धर्म है और नैतिकता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। धर्म और नैतिकता क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वहीं पे जो राजा का जो ड्यूटी है, जो राजा का कर्तव्य है वो ये है कि जो वो धर्म और नैतिकता को बढ़ावा दे, दोनों को विकास करे। राजा को अपने जितने भी नियम कानून कठोर करने चाहिए, जितने भी लोग जो लोग अधार्मिक है या अनैतिक हैं उनको पनिश करना चाहिए। राजा का ये 6 दायित्व के अंदर उसे अपने कार्य को निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि उसका जो राज्य है वो है सुरक्षित रहे और प्रस्पर करता रहे, मतलब समृद्ध हो। तो ये 5 प्रमुख कार्य हैं जो राजा के। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर या फिर कोई और सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तो उस पर भी हम बनाने की कोशिश करें। आपकी सुझाव की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।